विज वाइब्स टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है वैदिक गणित। हमारे पास इसके इतिहास, इसकी तकनीकों और हाँ, आज की दुनिया में इसकी क्या जगह है, इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि ये वैदिक गणित आखिर है क्या, इसकी उत्पत्ति को लेकर जो काफ़ी बहस है उसमें कितना दम है, और जो मुख्य तकनीकें हैं वो क्या हैं और आज उनका क्या महत्व है, मतलब क्या रेलेवेंस है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो सामने आता है, क्या ये वाकई हजारों साल पुराना वेदों से निकला हुआ ज्ञान है या फिर ये हाल के समय की कोई रचना है जिसे बस एक प्राचीन नाम दे दिया गया है। चलिए कोशिश करते हैं इस पहेली को परत दर परत खोलने की। हाँ, और देखिए यहाँ सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम जो दावे किए जाते हैं और जो तथ्य मौजूद हैं उनको अलग अलग करके देखें। ये तकनीकें खुद में कितनी उपयोगी हैं ये भी देखना होगा, भले ही उनकी जो ऐतिहासिक जड़ें बताई जाती हैं वो उतनी प्राचीन ना हो। हाँ, सही कहा। तो बात शुरू होती है भारती कृष्ण तीर्थ जी से। वो एक विद्वान थे, शंकराचार्य भी रहे। उन्होंने दावा किया कि ये 16 सूत्र, मतलब छोटे गणितीय नियम या फॉर्मूले जैसे, उन्हें मिले अथर्ववेद के एक खोए हुए परिशिष्ट से। परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स है ना? हाँ, अपेंडिक्स। और ये भी कि ये उन्हें वर्षों जंगल में ध्यान करने के बाद मिले। कहानी में एक मोड़ ये भी आता है कि जो असल पांडुलिपियां थीं वो खो गईं और फिर उन्हें यह सूत्र अपनी याददाश्त से दोबारा लिखने पड़े। कहानी तो सुनने में वाकई बहुत क्या कहते हैं, रहस्यमयी और रोचक लगती है, पर जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो कुछ और ही इशारा करते हैं। मतलब शोधकर्ताओं को आज तक किसी भी वेद में या उसके किसी ज्ञात परिशिष्ट में इन सूत्रों का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिला है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और मजे की बात यह है कि तीर्थ जी की जो किताब है वैदिक मैथमेटिक्स, उसके संपादक थे वीएस अग्रवाल। हाँ, उन्होंने खुद अपनी भूमिका में लिखा है कि इन सूत्रों के वैदिक होने के दावे का कोई ठोस आधार नहीं मिल पाया। ओहो, संपादक ने ही ये कहा? जी हाँ, और फिर भाषा का भी मुद्दा है। भाषा के जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इन सूत्रों में जो संस्कृत इस्तेमाल हुई है वो वैदिक काल की प्राचीन संस्कृत से मेल नहीं खाती, वो आधुनिक संस्कृत जैसी ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहासकारों का मत ज्यादातर यही है कि ये तकनीकें वैदिक काल की तो नहीं है, बल्कि शायद 20वीं सदी की शुरुआत में तीर्थ जी ने ही इन्हें खोजा या संकलित किया। हाँ, मोटे तौर पे यही निष्कर्ष निकलता है ज्यादातर अध्ययनों से। और ये भी कहा जाता है कि उस समय का जो माहौल था, थोड़ा राष्ट्रवादी माहौल, उसमें इसे वैदिक नाम देना शायद एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को एक प्राचीन और गौरवशाली पहचान देने की कोशिश थी। ये दिखाता है कि ज्ञान परंपराओं को भी कभी-कभी राष्ट्रीय पहचान बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है ना? बिल्कुल, ये एक संभावित व्याख्या है और काफी विद्वान इसे मानते भी हैं। लेकिन चलिए एक पल के लिए इतिहास वाली बहस से थोड़ा हटकर देखें तो ये मानना पड़ेगा कि तीर्थ जी ने गणना करने के कुछ वाकई में तेज और अनोखे तरीके एक साथ रखे। इन तकनीकों का अपना एक महत्व तो है, चाहे उनका नामकरण विवादास्पद ही क्यों ना रहा हो। ठीक है, अगर मान लें कि ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तो फिर इन तकनीकों में ऐसा क्या खास है? मतलब ये आज भी इतनी चर्चा में क्यों है? क्या ये वाकई पारंपरिक तरीकों से बेहतर है? अच्छा सवाल है। देखिए, ये तकनीकें पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचने पर, पैटर्न देखने पर जोर देती हैं। चलिए एक मशहूर सूत्र का उदाहरण लेते हैं, ऊर्ध्वतिर्याभ्याम, मतलब वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। अच्छा, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज? हाँ, ये गुणा करने का एक तरीका है। मान लीजिए हमें 23 को 14 से गुणा करना है। पारंपरिक तरीके में हम पहले 4 से गुणा करते हैं, फिर 1 से, फिर जोड़ते हैं। कई स्टेप्स हैं। हाँ, बिल्कुल। इस सूत्र से हम इसे लगभग एक ही पंक्ति में कर सकते हैं। देखिए, पहले सीधे दाहिने अंकों को गुणा करें। 3 गुणा 4 हुए 12, 12 का 2 लिखें और 1 हासिल गया। ठीक है। अब तिरछा क्रॉसवाइज गुणा करके जोड़ें। 2 गुणा 4 और 3 गुणा 1 यानी 8 और 3, 8 जमा 3 हुए 11। इसमें वो हासिल वाला 1 जोड़ दें तो हो गए 12। हाँ, 12। इसका 2 लिखें और फिर से 1 हासिल गया। आखिर में फिर से सीधा वर्टिकली बाएं अंकों को गुणा करें। 2 गुणा 1 हुए 2, इसमें वो आखिरी वाला हासिल 1 जोड़ दें, हो गया 3। तो उत्तर आ गया 322। अरे वाह, ये तो सच में काफी तेज लगा, लिखना भी कम पड़ा। बिल्कुल, ये तेज इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टेप्स कम हैं और ये दिमागी तौर पर, मतलब मेंटली, गणना के हिस्सों को
एक साथ प्रोसेस करने की गुंजाइश देता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात जुड़ी है। क्या? यही ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम वाला जो सिद्धांत है, इसका इस्तेमाल आधुनिक कंप्यूटर चिप डिजाइन में भी हुआ है। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो जटिल कंप्यूटर चिप्स बनाने की प्रक्रिया है, उसमें इस सिद्धांत पर आधारित मल्टीप्लायर सर्किट बनाए गए हैं और वो तेज और कम बिजली लेने वाले पाए गए हैं। सच में? ये तो कमाल है। मतलब एक कथित प्राचीन सूत्र का मॉडर्न चिप्स में इस्तेमाल। हाँ, ये दिखाता है कि गणितीय आइडियाज कैसे समय और तकनीक के पार भी प्रासंगिक हो सकते हैं। एक और सूत्र है, शायद आपने सुना हो, निखिलम नवतश्य चरमम तशता, मतलब ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। हाँ, सुना है ये नाम। ये खासकर 100, 1000 जैसी बेस संख्याओं के पास वाली संख्याओं का गुणा आसान बनाता है। जैसे मान लीजिए 98 को 96 से गुणा करना है, तो 100 में से 98 घटाएं तो बचे 2, 100 में से 96 घटाएं तो बचे 4। ठीक। अब उत्तर का पहला हिस्सा निकालने के लिए 98 में से 4 घटा के या 96 में से 2 घटा दें, दोनों से 94 आएगा। और उत्तर का दूसरा हिस्सा निकालने के लिए उन बचतों को गुणा कर दें। 2 गुणा 4 8, इसे 08 लिखेंगे क्योंकि बेस 100 में 2 शून्य हैं, तो उत्तर हो गया 9408। अरे वाह, ये तो सचमुच जादू जैसा लगता है। ये तकनीकें तो फिर मानसिक गणना की गति बढ़ाने में और शायद आत्मविश्वास बढ़ाने में भी काफी मददगार हो सकती हैं। बच्चों को शायद गणितिक बोझ की जगह खेल जैसा लगने लगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो समय बचाने में बहुत काम आ सकती है ना? हाँ, ये फायदे तो गिनाए जाते हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ संतुलन बहुत जरूरी है। ये समझना होगा कि ये तकनीकें गणित की जो बुनियादी समझ है, मतलब कॉन्सेप्ट्स जैसे कि गुणा क्यों और कैसे काम करता है, उसका विकल्प नहीं है। ये पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, शॉर्टकट की तरह। इनका असली फायदा तभी है जब आपको मूल सिद्धांत, वो फंडामेंटल्स पता हों। सही बात है, नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। और आधुनिक उपयोग की बात करें तो VLSI मल्टीप्लायर वाला उदाहरण तो है ही। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी यानी कोडिंग डिकोडिंग और कुछ खास तरह के कंप्यूटर एल्गोरिदम में भी इनके उपयोग की संभावना तलाशी जा रही है, पर वो अभी काफी हद तक सीमित है या फिर सैद्धांतिक स्तर पर ज्यादा है। एक और नजरिए से देखें, शायद थोड़े दार्शनिक नजरिए से, तो ये दिखाता है कि गणित कितना रचनात्मक हो सकता है। एक ही सवाल को हल करने के कितने अलग अलग अनूठे रास्ते हो सकते हैं। ये बात तो है। तो कुल मिलाकर वैदिक गणित तेज गणना की कुछ आकर्षक, कुछ अनोखी तकनीकों का एक संग्रह है, जिनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति पर भले ही सवालिया निशान हो, पर ये गणित को देखने का एक मजेदार नजरिया जरूर देती हैं, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते जाते हैं। सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो हिसाब किताब हो या कोई और समस्या, अगर हम जानबूझकर ऐसे पैटर्न और शॉर्टकट खोजने की कोशिश करें जैसा वैदिक गणित जैसी प्रणालियां हमें सोचने पर एक तरह से मजबूर करती हैं, तो समस्याओं को सुलझाने का हमारा जो नजरिया है वो कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। आज की इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और विज वाइब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग टॉक शोज के लिए।